बच्चों, माय नेम इज आशुतोष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम रिलेटिव टॉपिक्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री. ठीक है, हम लोग मूल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, और मूल कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. उनमें जो फर्स्ट है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जो फर्स्ट है वो है अपने पास सीक्वेंशियल रिएक्शंस. सीक्वेंशियल रिएक्शंस. ठीक है, देखो स्टोइकियोमेट्री का जो बेसिक पार्ट था वो हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. बेसिक स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे सेलेक्ट करना है, सिंगल रिएक्टेंट है तो आपको स्टोइकियोमेट्री कैसे अप्लाई करनी है, मोर देन वन रिएक्टेंट है तो आपको स्टोइकियोमेट्री कैसे अप्लाई करनी है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शंस के लिए. ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है, वो क्या है, in sequential reaction at least one component will common between two sequential reactions. किन्हीं दो सीक्वेंशियल, किन्हीं मतलब दो सीक्वेंस में जो रिएक्शंस होंगी उनमें कोई एक कंपोनेंट कॉमन होगा. कैसे कॉमन होगा? फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, इफ ए रिएक्ट विद बी एंड गिव्स सी. मान लेते हैं ये कोई रिएक्शन है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ इस तरह से हैं. ठीक है, एंड सी रिएक्ट विद डी, यहाँ पर ये 2 एंड ये 5 और ये आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं 4E एंड 1F. ठीक है, एंड F रिएक्ट विद 2G एंड गिव्स 8H. क्लियर? अब आप लोगों को, अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, इस एग्जाम्पल को समझें, तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है. ये पूरा ओवरऑल क्वेश्चन तीन पार्ट में, ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन है ये 3 स्टेप में डिवाइड की हुई है. और फाइनली ए और बी जो अपने पास रिएक्टेंट हैं उससे आपको क्या मिल रहा है? H मिल रहा है. अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? आप लोगों को या तो A दे देगा, B दे देगा और आप लोगों से क्या पूछेगा? H. ठीक है, H क्या है अपने पास? प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट. अब इसको हमें रिलेट कैसे करना है, तो ध्यान से देखें. आप लोगों को मैंने क्या बोला है? एटलीस्ट वन कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो दोनों रिएक्शन में क्या होगा? कॉमन होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, C जो है वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है? प्रोडक्ट, और सेकंड के लिए क्या है? रिएक्टेंट. लेकिन दोनों में क्या है? कॉमन है. अगर यहाँ पर आप लोग F को देखोगे तो सेकंड के लिए प्रोडक्ट है और थर्ड के लिए क्या है? रिएक्टेंट. लेकिन दोनों में क्या है? दोनों सीक्वेंस वाली रिएक्शन है और दोनों में ये क्या है? कॉमन. इन दोनों में देखता हूं तो C कॉमन है. इज इट क्लियर? तो कोई एक कंपोनेंट क्या होगा? कॉमन होगा. तभी आपको पता चल जाएगा ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या बोलना चाह रहा है, तो देखो इसके भी अगर मैं क्या ले लूं, आप लोगों से पूछा जाए इसके 10 मोल लिए जाएं और B के भी आप लोगों को 10 मोल दिए जाएं. ठीक है, ये गिवन डेटा है. डेटा आपको गिवन है कि A के भी 10 मोल हैं और B के भी 10 मोल हैं. आप लोगों को पता करना है कि H के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, ओनली फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले LR डिसाइड करना है. क्यों? क्योंकि अपने को दो कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है. अब आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि दो कंपोनेंट की अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो सबसे पहले LR डिसाइड करते हैं. अब LR डिसाइड करने के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई हुई है. वो क्या है कि नंबर ऑफ, जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, फिर गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो देखो A के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? 10/2 और B के लिए अगर मैं बात करूं तो 10/4. तो जनरल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? कम. और जिसकी, इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू क्या होगी? कम होगी, वही क्या हो जाएगा? LR. इट मीन्स यहाँ पर B अपने पास क्या होगा? LR.
क्या होगा, LR। LR मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट, जो पहले कंज्यूम होगा रिएक्शन में, और ये जितना कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, अदर और इसके अलावा जो रिएक्शन है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है, बंद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर B 10 मोल दिया हुआ है, अब B के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा क्योंकि B अपने पास क्या हो गया है, LR। अब रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है रिलेशन में हमने कल बताया था मोल मोल रिलेशनशिप या एनालिसिस, मास मास एनालिसिस, तो हम यहां पर यूज करेंगे मोल मोल एनालिसिस, क्योंकि मोल में, मोल की टर्म में आपसे आंसर पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो 4 मोल्स ऑफ B गिव्स 3 मोल्स ऑफ C, तो 1 मोल क्या देगा, 3/4, तो 10 मोल क्या देंगे, 3/4 इंटू 10, 2.5, कितना आ जाएगा, 7.5 मोल। ये तो अपने पास क्या है, C के मोल्स, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड में C क्या है अपने पास, कॉमन। अब मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा। आपके पास प्रोड्यूस कितना हुआ है, 7.5 मोल ऑफ C, तो आपको पूरा ही यूज करना है, ठीक है। सेकंड जो इक्वेशन है वो सिर्फ आपको रिलेशन देगी कि इतने नंबर ऑफ मोल से इतना प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास कितना प्रोड्यूस हुआ है, 7.5, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो F क्यों देख रहा हूं मैं डायरेक्ट, E को क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि F जो है सेकंड और थर्ड में रिलेशन बता रहा है, ठीक है, कॉमन है। तो मैं F के अकॉर्डिंग फिर H पे जाऊंगा, इसीलिए मैं यहां से डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ निकालूंगा F के साथ। तो देखो ये अगर 2 मोल है तो ये कितना है, 1 मोल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर मैं F के लिए कैलकुलेशन करूं फॉर F, तो देखो 2 मोल्स ऑफ C गिव्स 1 मोल ऑफ F, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपने पास कितने मोल्स आए हैं, 7.5 मोल्स ऑफ C, इतना प्रोड्यूस हो चुका है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग रिलेशन निकालूंगा, वो क्या हो जाएगा, 7.5 डिवाइड बाय 2, मतलब 3.75, ठीक है। 3.75 मोल्स आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ F, मोल्स ऑफ F। ये बात समझ में आती है। 2 मोल के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है, यहां तो सिर्फ आपको रिलेशन देखना है, इनमें रेशियो क्या है मोल का, ठीक है। तो F कितना, F एक्चुअल में किसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगा, जो फर्स्ट में 10 मोल के अकॉर्डिंग C जितना प्रोड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग F प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर। अब मैं F क्यों ले रहा हूं, क्योंकि F के थ्रू मैं H निकाल सकता हूं। F और H में क्या रिलेशन है, 1:8 का। तो अगर मैं कैलकुलेशन H के लिए करता हूं, कैलकुलेशन फॉर H, तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है कितना, 8 मोल्स ऑफ H। 1 मोल ऑफ F gives 8 मोल्स ऑफ H, तो 3.75 कितना देंगे, 3.75 इंटू 8 मोल्स ऑफ H, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3.75 इंटू 8 मोल्स ऑफ H आपके फाइनली प्रोड्यूस होंगे। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, इसी से रिलेटेड। वो क्या बोलता है, देखो आपको एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दी हुई है। सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या है, क्वेश्चन की सीक्वेंशियल रिएक्शन है कि सल्फर जो है वो O2 से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, SO2, इक्वेशन 1। फिर SO2 जो है वो O2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, SO3। फर्स्ट इक्वेशन तो बैलेंस है, लेकिन अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर ये 1 रहेगा, ठीक है। अब SO3 जो है, यहाँ तक SO3 प्रोड्यूस हुआ है सेकंड इक्वेशन में, और थर्ड की मैं बात करूँ तो SO3 जो है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2SO4। तो ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 mass of H2SO4 if 8 gram of sulfur react with 16 gram of
ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको इसका मास कैलकुलेट करना है, किसका, H2SO4 का। और क्या क्या गिवन है, 8 ग्राम तो आपको गिवन है सल्फर और 16 ग्राम आपको गिवन है क्या, ऑक्सीजन। आप लोग सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टोइकियोमेट्री में मोल में कन्वर्ट कर लें। आपको किसी भी टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको मोल में कन्वर्ट कर लें। तो जैसे ही मैंने मोल में कन्वर्ट किया तो बोला सल्फर के कितने मोल आ जाएंगे यहाँ पर, 8 डिवाइड बाय 32, और O2 के क्या मोल आ जाएंगे अपने पास, 16 डिवाइड बाय 32, इसके मोल आ जाएंगे हाफ और इसके मोल आ जाएंगे 1/4। अब देखो यहाँ पर जो रिलेशन है वो 1 1 1 का है। यहाँ पर सिंपल अगर आप लोगों को LR डिसाइड करना हो तो कैसे करोगे, वैसे ही आप लोगों को पता चल रहा है जो लिमिट में होगा, जो कम है वही क्या है, LR। क्यों, क्योंकि रेशो क्या है, 1:1:1। तो आप लोगों को इजीली LR डिसाइड, यहाँ पर LR बहुत इजीली डिसाइड हो जाएगा, वो क्या होगा, सल्फर। क्यों, क्योंकि 1 मोल के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो 1/4 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 1/4, और दिया हुआ कितना है, 1/2। इट मीन्स ये क्या है, एक्सिस में, और ये क्या है, LR। तो LR डिसाइड हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, देखो आप लोगों को क्या गिवन है, 1 मोल से 1 मोल SO2 प्रोड्यूस होता है, तो 1/4 से कितना प्रोड्यूस होगा, 1 मोल ऑफ सल्फर गिव्स 1 मोल SO2। तो 1/4 मोल जो आपको दिया हुआ है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 1/4 मोल ऑफ SO2। ठीक है, ये SO2 की बात हुई फर्स्ट इक्वेशन की। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो देखो 2 मोल SO2, 2 मोल क्या दे रहे हैं, SO3, मतलब 1:1 है। 2 मोल ऑफ SO2 गिव्स 2 मोल ऑफ SO3। तो यहाँ पर 1/4 मोल आपको क्या देंगे, 1/4 मोल ऑफ SO3। ये सेकंड इक्वेशन की बात हो गई। अपने पास प्रोडक्ट क्या आ चुका है, SO3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखो 1 मोल SO3 1 मोल H2SO4 देगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ SO3 गिव्स 1 मोल ऑफ H2SO4। तो 1/4 मोल कितना देगा, 1/4 मोल ऑफ H2SO4। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको मास में कन्वर्ट करना है। तो 1/4 इंटू मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, 24.5 ग्राम, 24.5 ग्राम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन का एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री में जो रिलेटेड टर्म थी वो फर्स्ट क्या थी अपने पास, सीक्वेंशियल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं परसेंटेज यील्ड की। किसकी बात करते हैं, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, ये भी स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड, यील्ड मतलब होता है प्रोड्यूस होना, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं यील्ड। ठीक है, मतलब प्रोड्यूस होना। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहूँ इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन theoretical yield इंटू 100। ये है परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला। क्या मतलब होता है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मान लेते हैं यहाँ पर अपने को दिया हुआ है KClO3। KClO3 का डिकम्पोजिशन हुआ हीट की प्रेजेंस में, और ये आपको क्या देता है, KCl + O2। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को सबसे पहला क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो सबसे पहले बैलेंस करें, बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको बैलेंस किया
तो फाइनली इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हुई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों से, जो डेटा गिवन है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये अगर 10 मोल है, ठीक है, तो O2 जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है अपने पास 10 मोल। कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 10 मोल। मतलब KClO3 कितना है? 10 मोल। और O2 का प्रोडक्शन कितना बता रहा है? 10 मोल। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से कहूं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग रिलेशन लगा के बताओ कि थ्योरेटिकली कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था। तो देखो 2 मोल के अकॉर्डिंग ये कितना प्रोड्यूस होगा? 3 मोल। तो 1 मोल के अकॉर्डिंग कितना प्रोड्यूस होगा? 3/2। तो 10 मोल के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए था? 15 मोल। ये मेरी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बोलती है। ठीक है, जब मैं इसको नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है, बुक में सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है 2 मोल से तो 3 मोल प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल रहे हैं 10 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्लांट में कोई परेशानी होगी, रिएक्टर में कोई परेशानी होगी, वो अपन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपसे बोल रहा है 10 मोल प्रोड्यूस होगा क्या? 3O2, मतलब जो O2 है वो 10 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो अपने को मतलब नहीं है कि क्या हुआ, प्लांट में कोई गड़बड़ हुई है, रिएक्टर में कोई प्रॉब्लम हुई है, जो भी है। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन कम हुआ है, ओवरऑल प्रोडक्शन कम हुआ है। होना कितना चाहिए था? 15 मोल। हो कितना रहा है? 10 मोल। बात समझ में आ रही है? तो देखो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, थ्योरेटिकल यील्ड, और इसको क्या बोल सकता हूं, जो दी हुई है, एक्चुअल यील्ड। इज इट क्लियर? अब बस परसेंटेज यील्ड आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, तो आप लोग क्या बता सकते हैं यहाँ पर, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना परसेंट प्रोडक्शन। परसेंटेज यील्ड का मतलब है कितना परसेंट प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इंटू 100, कितना आ जाएगा? 3, यहाँ पर अपने पास 20, तो ये अपने पास हो जाएगा 200/3, 66.66% अपने को मिलेगा, या परसेंटेज यील्ड जो आएगी वो कितनी आएगी? 66.66% यील्ड होगी। ये क्या है? परसेंटेज प्रोडक्शन। इतना प्रोडक्शन हुआ, होना कितना चाहिए था? 15 मोल, लेकिन दिया हुआ कितना था? 10 मोल। अब क्या प्रॉब्लम रही होगी प्लांट में, अपने को मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअल में परसेंट जो प्रोडक्शन हुआ वो 100% नहीं हुआ। कितना हुआ? 66.66%। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं तो वो होगा अपने पास परसेंटेज प्योरिटी। नेक्स्ट है अपने पास परसेंटेज प्योरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज प्योरिटी? तो इसको एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो CA ऐसा मान के चलते हैं कि अगर मैं आप लोगों से कहूं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, इट मीन्स ये क्या है? 100% प्योर। अगर मैं आप लोगों से कहूं 100 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3, इट मीन्स ये प्योर। देखो सैंपल लिखा हुआ है, मतलब ये प्योर हो भी सकता है, ना भी हो, तो मे बी प्योर, मतलब यहाँ पर डाउट है। सैंपल लिखा हुआ है, इट मीन्स डाउट है, हो भी सकता है, नहीं भी हो। और अगर मैं डायरेक्ट बता दूं आप लोगों को 100 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3 और आप लोगों को कहा जाए विच इज 80% प्योर, ठीक है, इट मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर कि इसमें 80% तो क्या है? प्योरिटी। 80% तो क्या है? प्योर, और रिमेनिंग 20% क्या है? इम्प्योरिटी। अब ये जो इम्प्योरिटी है ये कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन सिर्फ किसके अकॉर्डिंग होगा? जो प्योर कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग होगा।
प्रोडक्ट भी किसके अकॉर्डिंग बनेगा, जो जितना परसेंटेज प्योरिटी है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोगों को फिर टोटल 100 ना लेकर हम क्या करेंगे, उसका 80% जो है वो यूज करेंगे, क्योंकि इंप्योरिटीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं मैं। इसी को क्वेश्चन मान लेते हैं कि 100 ग्राम जो आपको CaCO3 का सैंपल दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप लोगों से पूछा जाए कितना कैल्शियम ऑक्साइड और कितना CO2 फॉर्म होगा, आप लोग इसको क्वेश्चन भी बना सकते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द decomposition of 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट which is 80% प्योर। ठीक है, तो आप लोगों को क्या बताना है, मास ऑफ CO2 एंड CaO। तो आपने सबसे पहले देखा डिकम्पोजिशन कैसे होगा इसका, CaCO3 हीट की प्रेजेंस में आपको क्या देगा, CaO प्लस CO2। ठीक है, अब अगर मैं इसको थ्योरेटिकली देखूं तो इसका 100 ग्राम जो है वो आपको क्या देगा, इसका 56 ग्राम और ये 44 ग्राम। ठीक है, ये तो आइडियल कंडीशन है जब ये 100% प्योर है। कब की बात है ये, जब ये 100% प्योर होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या दे रखा है, ये 80% प्योर है। अब 80% प्योर है तो इसका 100 का 80% क्या हो जाएगा, 80 ग्राम। तो कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग चलेगी, इस 80 ग्राम के। क्यों, क्योंकि 20% तो क्या है, या 20 ग्राम तो क्या है, इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटी जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब 80 के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मास, देखो 100 के लिए 56, तो 1 के लिए 56/100, तो 80 के लिए 56/100 इंटू 80 ग्राम। और वहीं अगर मैं CO2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 44/100 इंटू 80। कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 48 ग्राम वेट, 44.8 ग्राम, और ये आ जाएगा अपने पास 35.2 ग्राम। क्लियर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो परसेंटेज प्योरिटी है वो क्या कहना चाह रही है, कि जितना % प्योर अपने पास मटेरियल होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इज इट क्लियर। हाँ, इसके नेक्स्ट एग्जांपल या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन लोग परसेंटेज प्योरिटी का। कैलकुलेट मास ऑफ O2 produced by 225 produced by decomposition of of 225 gram of KClO3 which is 50% प्योर। कितना % प्योर है, 50% प्योर। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। KClO3 को डिकम्पोज करेंगे तो ये क्या देगा, KCl प्लस O2। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या दे रखा है, 225 ग्राम ऑफ KClO3। ठीक है, तो इसका ये कितना % प्योर है, 50% प्योर है। तो मैं इसका 50% तो क्या मान लेता हूँ, वेस्ट है, और 50% क्या है, यूजफुल। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर KClO3 कितना दिया हुआ है, 225 ग्राम। इसका 50% प्योर है, मतलब 50% क्या हो जाएगा, 112.5 ग्राम। ठीक है, इतना % तो ये क्या है, प्योर। रिमेनिंग क्या है, इम्प्योरिटी।
इसका मोलर मास भी कितना होता है 112.5। तो ये नंबर ऑफ मोल्स में अगर मैंने कन्वर्ट किया है इसको तो वो कितना आ जाएगा 1 मोल। अब आप लोग देख सकते हो मोल के अकॉर्डिंग इनका रिलेशन क्या है 2:3 का मोलर रेशियो है, मतलब 2 मोल से 3 मोल प्रोड्यूस होगा तो 1 से कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, ये प्रोड्यूस होगा 1.5 मोल। 1.5 मोल को आप लोग बहुत इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं मास में, इंटू 32 करेंगे कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाते हैं तो डिवाइड बाय, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 480 ग्राम डिवाइड बाय 10 मतलब 48 ग्राम। इज इट क्लियर? तो ये थी परसेंटेज प्योरिटी की बात, क्लियर है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है अपने पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर, ठीक है, या परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर। नेक्स्ट है अपने पास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। किसी मिक्सचर में कंपोनेंट का कितना परसेंटेज आपको गिवन है, ये कितना परसेंटेज होगा किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं बता देता हूँ क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें मिक्सचर ऑफ, मैं यहाँ पर लेता हूँ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट, ठीक है। तो इस मिक्सचर में कुछ परसेंटेज किसका होगा, ए का होगा, और कुछ परसेंटेज किसका होगा, बी का होगा। तो परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए इन मिक्सचर आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी इन मिक्सचर, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर दोनों का ही परसेंटेज आप लोगों से पूछा जा सकता है। इस टॉपिक को एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। इफ क्वेश्चन क्या है अपने पास, इफ 10 मोल मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2SO4 is neutralized by 16 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ HCl इन मिक्सचर, क्लियर। आप लोगों से क्या किया है, एक मिक्सचर दिया हुआ है, किसका मिक्सचर है, मिक्सचर दे रखा है HCl एंड H2SO4 का, और यहाँ पर देखो ये मिक्सचर है, इसका टोटल मिक्सचर का अमाउंट कितना है 10 मोल। इसमें आप लोगों से HCl का परसेंटेज पूछा है, हो सकता है वो H2SO4 का परसेंटेज पूछ ले, या हो सकता है दोनों का परसेंटेज पूछ ले। कोई एक परसेंटेज अगर कैलकुलेट हो जाएगा तो जनरल सी बात है सेकंड भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो HCl जो है और H2SO4 जो है वो NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। मैं दोनों की इक्वेशन को अलग अलग लिखता हूँ। एक बार क्या हुआ, HCl ने NaOH से रिएक्शन किया और क्या दिया, NaCl प्लस H2O, और सेकंड H2SO4 NaOH से रिएक्शन करेगा और आप लोगों को क्या देगा, Na2SO4 प्लस H2O। इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 2, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इक्वेशन में क्या आपको दिया हुआ है। देखो HCl और H2SO4 का टोटल आप लोगों को क्या दे रखा है 10 मोल। अगर मैं इसको x मोल यहाँ पर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस x मोल। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर रिलेशन देखो, अगर इसका 1 मोल है तो NaOH भी कितना रिएक्ट कर रहा है 1 मोल, तो अगर इसका x मोल होगा तो ये कितना हो जाएगा x मोल। क्लियर?
नेक्स्ट, अगर ये 1 मोल है तो NaOH कितना रिएक्ट करता है, 2 मोल, ठीक है। अगर ये 10 - x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 - x मोल। अब आप लोगों को एक बात पता है कि NaOH का टोटल आप लोगों को दिया हुआ है कितना, 16 मोल। तो मैं इसको मैथ्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकता हूँ, इनका टोटल मोल्स किसके इक्वल कर दूँ, 16 मोल के इक्वल। तो x + 20 - 2x लिख सकता हूँ इसको, इज इक्वल टू 16 मोल। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 20 - x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। अब आप लोगों को टोटल मोल क्या दे रखा था, 10 मोल। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अगर परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/10 × 100, मतलब HCl का परसेंटेज कितना हुआ, 40। आप चाहो तो H2SO4 का परसेंटेज भी बता सकते हो, वो कितना हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा 60%। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जो स्टोइकोमेट्री से रिलेट करती हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओलंपियाड्स वगैरह में, स्टोइकोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, IIT, नीट वगैरह, इन सब में स्टोइकोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।